फिल्म एक पोस्ट अपोकलिप्टिक दुनिया में शुरू होती है जहां पर्यावरणीय संकट और प्राकृतिक संसाधनों की कमी ने मानव सभ्यता को बर्बादी के कगार पर ला दिया है। दुनिया भर में जीवन जीने की परिस्थितियां कठिन हो गई हैं। समुद्रों का जल स्तर बढ़ चुका है, जमीन बंजर हो चुकी है और हवा सांस लेने लायक नहीं रही। मुख्य किरदार जेन एक वैज्ञानिक है जिसने कभी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों के लिए काम किया था, लेकिन आज वह अपराध बोध से घिरी हुई है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी शोध ने इस आपदा में योगदान दिया है। जेन, जो अकेलेपन और पछतावे में जी रही है, मानवता के लिए एक नया सुरक्षित स्थान खोजने के मिशन में शामिल होने का फैसला करती है। जेन को इस मिशन के लिए चुना जाता है जहां उन्हें और उनकी टीम को गहरे समुद्र की अनदेखी जगहों की खोज करनी है। उनका उद्देश्य बची हुई रहने योग्य जगहों का पता लगाना है। यह एक ऐसा मिशन है जिसमें सफलता का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन उनके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। जेन एक छोटे जहाज ओडिसी पर सवार होती है। उसके साथ अन्य दल सदस्य हैं। कैप्टन हैरिस, एक अनुभवी और साहसी नेता जो अपने अनुभव से टीम को निर्देशित करता है। एलेना, एक प्रतिभाशाली तकनीकी विशेषज्ञ जो जहाज की सभी तकनीकी जरूरतों को संभालती है। मार्कस की एक समुद्री जीव विज्ञानी जो समुद्र की अनदेखी प्रजातियों और पारिस्थितिकी का अध्ययन करता है। टाइलर, वे एक सख्त और व्यवहारिक सर्वाइवलिस्ट जो कठिन परिस्थितियों में जीने की कला में माहिर है। दल के सदस्य एक दूसरे के व्यक्तित्व और दृष्टिकोण से टकराते रहते हैं, लेकिन मिशन की गंभीरता उन्हें साथ रहने के लिए मजबूर करती है। जैसे ही जहाज समुद्र की गहराइयों में आगे बढ़ता है, दल को पता चलता है कि यह सफर केवल बाहरी खतरों से नहीं बल्कि आंतरिक संघर्षों से भी भरा होगा। जैसे ही जहाज समुद्र के गहरे हिस्सों में प्रवेश करता है, टीम को पहले से कभी न देखे गए दृश्य नजर आते हैं। समुद्र की सतह के नीचे पुराने जहाजों के मलबे, प्लास्टिक और कचरे के विशाल ढेर और कई अनजानी समुद्री प्रजातियां मिलती हैं। मार्कस और जेन इन विचित्र प्रजातियों का अध्ययन करने लगते हैं। वे अजीब चमकदार जीवों और पौधों को खोजते हैं जो कभी वैज्ञानिकों के लिए केवल कल्पना थे। हालांकि यह सब जेन के अपराध बोध को और बढ़ाता है, क्योंकि यह इस बात का सबूत है कि मानवता ने समुद्रों को भी बर्बाद कर दिया है। टीम धीरे धीरे अपनी यात्रा को आगे बढ़ाती है, लेकिन हर कदम पर खतरे और चुनौतियां उनका पीछा करती हैं। जहाज को एक घातक समुद्री तूफान का सामना करना पड़ता है। तेज हवाएं, विशाल लहरें और मूसलाधार बारिश ओडिसी को पूरी तरह हिला देती हैं। जहाज के उपकरण खराब हो जाते हैं और एलेना को गंभीर चोट लगती है। टीम किसी तरह इस संकट से बच निकलती है, लेकिन अब उनकी स्थिति बेहद कमजोर हो गई है। ईंधन और भोजन की कमी, उपकरणों की खराबी और एक अनजान क्षेत्र में फंसे होने की स्थिति ने उनके सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तूफान के बाद टीम को लगता है कि अब स्थिति थोड़ी सामान्य हो जाएगी, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। एक रात वे जहाज के चारों ओर एक विशाल समुद्री जीव को देखते हैं जो रहस्यमय तरीके से चमकता है। मार्कस इस जीव को बेहद खास मानता है और उसका अध्ययन करना चाहता है, लेकिन बाकी टीम को इससे खतरा महसूस होता है। जीव का व्यवहार आक्रामक हो जाता है और वह जहाज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। टीम किसी तरह इस खतरे से बच जाती है, लेकिन इस घटना ने उनकी मानसिक स्थिति को पूरी तरह हिला दिया है। तूफान और विशाल जीव के हमले के बाद टीम में तनाव बढ़ने लगता है। कैप्टन हैरिस को टीम के मनोबल को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हालांकि टाइलर अब कैप्टन के फैसलों पर सवाल उठाने लगता है। वह महसूस करता है कि टीम को जीवित रहने के लिए कठोर फैसले लेने की जरूरत है। जेन इस बीच खुद को और दूसरों को समझाने की कोशिश करती है कि मिशन अभी भी पूरा हो सकता है, लेकिन टीम के सदस्यों के बीच पड़ती दरारें एक बड़ा खतरा बन जाती हैं। जब टीम को एक बंजर द्वीप पर रुकने का मौका मिलता है, तो वे संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए उतरते हैं। द्वीप पर उन्हें एक पुराना शोध स्टेशन मिलता है जो किसी अन्य अभियान का अवशेष है। यहाँ उन्हें कुछ जरूरी संसाधन मिलते हैं, लेकिन उन्हें यह भी पता चलता है कि पिछली टीम इस मिशन में विफल रही थी। यह जानकारी उनकी मानसिक स्थिति को और खराब कर देती है। शोध स्टेशन में रहते हुए एलेना को एक पुराने लॉगबुक के पन्ने मिलते हैं। यह लॉगबुक एक वैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है
जिसने समुद्र की गहराई में एक रहस्यमय शक्ति का उल्लेख किया है। यह शक्ति इंसानों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। टीम को धीरे धीरे महसूस होता है कि उनका बर्ताव असामान्य हो रहा है। मार्कस जीवों के प्रति जुनूनी हो जाता है, जबकि टाइलर आक्रामक और संदिग्ध बन जाता है। एक रात टाइलर भोजन और पानी के भंडार पर कब्जा कर लेता है और कहता है कि उसे अकेले जीवित रहना है। यह टीम में फूट डाल देता है। टीम किसी तरह इस संघर्ष को सुलझाकर अपनी यात्रा फिर से शुरू करती है। जैसे जैसे वे गहराई में जाते हैं, समुद्र की एक नई अनदेखी दुनिया उनके सामने आती है। यहाँ पानी चमकता हुआ दिखाई देता है और ऐसा लगता है जैसे वे एक दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गए हैं। जेन और मार्कस को यह एहसास होता है कि समुद्र के नीचे की यह दुनिया कुछ शक्तिशाली रहस्यों को छुपा रही है। उन्हें यह भी समझ आता है कि इस क्षेत्र में जाने से उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जैसे ही टीम समुद्र की गहराई में आगे बढ़ती है, उनका उपकरण काम करना बंद कर देता है। जहाज पर आपूर्ति भी खत्म होने लगती है। इस कठिन समय में जेन और टाइलर के बीच एक भावुक बातचीत होती है। टाइलर, जो अब तक सख्त और अडिग था, अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बताता है। वह बताता है कि उसने अपने परिवार को खो दिया है और यही वजह है कि वह खुद को बचाने के लिए इतना कठोर हो गया है। जेन उसे क्षमा करने और एक नई शुरुआत करने का आग्रह करती है। टीम समुद्र की गहराई में एक विशाल चमकती हुई संरचना पाती है। यह संरचना किसी प्राचीन सभ्यता की तरह लगती है। एलेना और मार्कस इसे करीब से देखना चाहते हैं, जबकि कैप्टन हैरिस उन्हें सतर्क रहने के लिए कहते हैं। संरचना के करीब जाते ही टीम के सदस्यों पर अजीब प्रभाव पड़ने लगते हैं। उन्हें भ्रम होने लगता है और ऐसा लगता है कि कोई शक्ति उनकी यादों के साथ खेल रही है। जब टीम संरचना के अंदर प्रवेश करती है तो वे उसे प्राचीन सभ्यता का केंद्र मानते हैं। दीवारों पर अजीब नक्काशी, चमकदार पत्थर और एक अद्भुत ऊर्जा का एहसास उन्हें आकर्षित करता है। एलेना को वहां एक उपकरण मिलता है जो उनके मिशन की दिशा बदल सकता है। यह उपकरण एक प्रकार का ऊर्जा स्रोत है जो उन्हें वापस सतह पर ले जा सकता है, लेकिन इसे चालू करने के लिए उन्हें समुद्र की इस संरचना की मूल शक्ति को छेड़ना होगा। मार्कस इसे चालू करने पर जोर देता है, जबकि कैप्टन हैरिस इसे खतरनाक मानते हैं। संरचना की ऊर्जा टीम के हर सदस्य को अलग अलग तरीके से प्रभावित करती है। जेन को अपनी पुरानी यादें सताने लगती हैं। उसे अपने जीवन में किए गए फैसलों पर पछतावा होने लगता है। दूसरी ओर टाइलर की आक्रामकता बढ़ जाती है। टीम को यह समझ में आता है कि संरचना उन्हें मानसिक रूप से चुनौती दे रही है। वे महसूस करते हैं कि यह जगह उनकी सबसे बड़ी कमजोरियों को उजागर कर रही है। जब संरचना की ऊर्जा अनियंत्रित होने लगती है तो टीम के पास केवल दो विकल्प बचते हैं। या तो वे संरचना को छोड़ दें और अपना मिशन अधूरा छोड़ दें, या बलिदान देकर ऊर्जा स्रोत को सक्रिय करें। एलेना आगे बढ़ती है और कहती है कि वह ऊर्जा स्रोत को चालू करेगी, लेकिन उसे पता है कि ऐसा करने से उसकी जान जा सकती है। टीम के बाकी सदस्य उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह कहती है यह हमारे भविष्य के लिए जरूरी है। एलेना का बलिदान टीम को संरचना की ऊर्जा का उपयोग करने में मदद करता है, लेकिन जैसे ही ऊर्जा स्रोत सक्रिय होता है, संरचना ढहने लगती है। टीम को जल्दबाजी में बाहर निकलना पड़ता है। जैसे ही वे संरचना से बाहर निकलते हैं, वे महसूस करते हैं कि उनका जहाज अब काम कर रहा है। यह संरचना की ऊर्जा का प्रभाव था। कैप्टन हैरिस का कहना है, हमने अपने मिशन को पूरा किया, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ी। टीम सतह पर लौटती है, लेकिन वे अब पहले जैसे नहीं रहे। हर कोई इस मिशन से बदल चुका है। जेन ने अपने अंदर की कमजोरियों को स्वीकार करना सीख लिया है। टाइलर अधिक दयालु और सहायक बन गया है। उनके बलिदान और संघर्ष ने न केवल उन्हें जीवित रहने में मदद की, बल्कि मानवता के लिए नए अवसर भी खोले। यह मिशन केवल जीवित रहने का नहीं था, बल्कि खुद को जानने और सीमाओं को पार करने का भी था। अंतिम विचार, सर्वाइव 24 एक ऐसी फिल्म है जो केवल रोमांच और विज्ञान कथा तक सीमित नहीं है, बल्कि मानवीय जज्बात, संघर्ष और बलिदान की कहानी भी बयां करती है।